तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई डू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है, 2012, 14, 15 देख रहे हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्यों जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव। मतलब पॉजिटिव चार्ज से क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और निगेटिव में क्या करता है, इंटर करता है। मतलब पॉजिटिव पोल से निकलता है और निगेटिव पोल में इंटर कर जाता है। ठीक है ना, ये हो गया कंडीशन। इफ देयर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ। और अगर यही निगेटिव होगा तो इनवर्ड अंदर की तरफ होता है। तो आप लोग समझ गए कि इसलिए क्या होगा, क्लोज नहीं बनाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस होगा नहीं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट कहाँ करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा। अगर सिंगल पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, अगर सिंगल निगेटिव है तो किधर होगा, तो इनवर्ड होगा। ठीक है ना, है समझ में। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या इसमें लिखता है, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। इफ देयर इज ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम चार्ज एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। मतलब पॉजिटिव होगा ऐसे सर्कल में दिखाएंगे और इंड कहाँ होगा उसका, तो जाके, ठीक है ना। और फिर क्या है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म, इसीलिए क्लोज लूप काम नहीं करता। ये एक तरह से आप आंसर अगर लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, इसीलिए क्लोज फॉर्म नहीं करती। ये डायरेक्टली आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लेते हैं जो पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या है, वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। देखिए अब क्या है, यहाँ क्या है, क्लोज फॉर्म नहीं बनाता। और इस वाले में क्या लिखता है कि क्यों जो है क्रॉस नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम लोग अगर वैसे देखते तो हम लोग को पता है, आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए वैसे भी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो है दो डायरेक्शन नहीं होता, एक सिंगल डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में इंटर करता है। ठीक है, इसलिए एक ही डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, भले उसकी लाइंस पास पास से गुजरे पर वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। यहाँ क्या लिखता है देखते हैं, एट दी क्या, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर देन there should be two direction of electric field which is not possible, so line of force never cross each other। ये बता दिया कि अगर कट कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा तो दो डायरेक्शन होगा। तो दो डायरेक्शन पॉसिबल ना होने का रीज़न यही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, कभी कट नहीं करेंगी। जैसे पॉजिटिव निगेटिव से बना होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगर सिर्फ पॉजिटिव से बनेगा तो सर्कुलर बनाते इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, निगेटिव होगा तो इनफाइनाइट से हमारा सर्कल की तरफ, पॉइंट की तरफ, चार्ज की तरफ बढ़ेगा। तो ये कट नहीं करेगा, भले मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो जाए, लाइन क्या होगा, क्लोजली हो, पास पास होगा, पर इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा किस ईयर में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आया 2014 में, सीबीएसई बोर्ड में ही आया हुआ है। तो देखिए क्या है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इट। क्या दिया है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो जो चार्ज कंडक्टर होता है परपेंडिकुलर एवरी पॉइंट होगा, मतलब वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब जो वो क्या है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट दिस चार्ज सरफेस ऑफ, अगर कोई क्या है, चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा उस कंडक्टर के, मतलब चार्ज कंडक्टर का जो होगा उसके जो है परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। ठीक है, तो देखिएगा आंसर क्या हमारा है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ऑलवेज जीरो। देखो जो भी होगा, अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ जीरो होगा। तो लिखा है एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो।
द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स exert lateral pressure on each other lead to repulsion between like charge। और ये भी कह सकते हैं कि जो लाइक चार्ज होगा उसमें रिपल्सन होगा, दस इन ऑर्डर टू स्टेबल स्पेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन आर नॉर्मल टू द सरफेस। इसीलिए क्या होगा, जब सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव दोनों तरफ क्रिएट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई सरफेस है उस पर एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ भी पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेगा, तो रिपेल की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परमानेंटली, पर अगर रूल से देखा जाए तो ये लिखा है इनसाइड में क्या होगा, जीरो होता है। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर टू रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कैसे, अगर हम कह सकते हैं स्टेबल कंडीशन में ऐसे आके इस तरीके से, जैसे पेंसिल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आके क्या करेगा, ये ऐसे रुक जाएगा, तो यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर बना लेगा। ठीक है ना, ऐसा में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, ये भी देखिए दो बार है, 12 में भी आया और किस में आया, किस ईयर में, 14 में भी आया, देख रहे हैं, 12 में और 14 में दोनों में आया। तो क्या क्वेश्चन है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर टू नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट गिव रीजन। देखिए वही है जो अभी क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन सेम है। क्या है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज, कोई चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा नॉर्मल ही क्यों होता है, रीजन। तो देखिए क्या, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ एन इक्वल पोटेंशियल सरफेस जीरो। मतलब ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़े हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है भाई। हर जगह जब चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, जब उसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, जीरो। इक्वी पोटेंशियल पे जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, वर्क डन तब होता है जब एक ज़्यादा दूसरा कम हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल इट विल हैव नॉन जीरो कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल इट विल हैव नॉन जीरो कंपोनेंट। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो नॉन जीरो कंपोनेंट होगा, तब उस कंडीशन में along the surface with which would cause work to be done in moving a charge on equipotential surface। और उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मतलब वर्क जीरो नहीं होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हमारा है तो वर्क डन जीरो होगा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क डन हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी दिख रहा है तो हम लोग देख ही लेते हैं। 14 में आया हुआ क्वेश्चन क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस एट डिस्टेंस D अपार्ट सोन इन फिगर। मतलब बता रहा है कि फिगर दिख रहा है, इसमें बता रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 आर प्लेस एट डिस्टेंस D पे देखिए दोनों चार्ज रखा, Q1 यहाँ है Q2 यहाँ है और D डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो एट पॉइंट P, P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम सोन राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रा फ्रॉम दिस। तब हमने दो कंक्लूजन इसके बारे में बताना जो ड्रा किया है। तो देखिए यहाँ पे एक इधर और P है। तो सबसे पहले आप देखिए डी Q1 Q2 का डायरेक्शन देख रहे हैं, आपको क्या समझ में, अपोजिट है। क्या है ये, अपोजिट है। जो अपोजिट होगा इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइक चार्ज होंगे, सीधी सी बात है। तो क्या है आंसर, क्या लिखता है, दी 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 शुड बी अपोजिट इन नेचर। पहला कंडीशन है अपोजिट नेचर का है, देख रहे हैं किस नेचर का है, तो अपोजिट नेचर का है। एक तो ये होगा, दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, Q1 ज़्यादा होगा किससे, Q2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, Q1 ज़्यादा होगा किससे, Q2 से। ठीक है ना, ये रीजन हो गया हमारा। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। देखिए पेपर में आया हुआ, आप इसको ध्यान से अगर एक एक क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, एक बार देख लेंगे तब भी समझ में आएगा। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्या 6 है देखिएगा, 6 है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर निगेटिव पॉजिटिव दोनों का स्केच बनाना। मतलब 2015 में ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके देखिए पॉजिटिव का, देखिए अभी बताते हैं पॉजिटिव का इनफाइनाइट की तरफ। तो देखिए पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और निगेटिव का ध्यान से देखेंगे तो ये बाहर आउटवर्ड गया है और ये किधर इनवर्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना, आया समझ में। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है sketch the electric field line for 2 point charges q1 and q2 for q1 equal to q2 and q1 greater q2 separated by a distance d। बोला है स्केच बनाना है, किसका स्केच बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का 2 पॉइंट चार्जों के लिए। कब, जब एक बार क्या हो q1 q2 दोनों बराबर हों। ठीक है, और एक बार बनाना जब q1 ग्रेटर देन किससे हो जाए, Q2 से हो जाएगा, तब इसके लिए हमको फिगर ड्रा करना। देखिए तो 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप उसको एक बार देख लेंगे ना तो आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग देखते हैं कि Q1 और Q2 को इक्वल होगा। तो अगर Q1 Q2 इक्वल होगा तो मान के चलिए जो डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे मैं फिगर में दिखाता हूँ, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये इधर से Q1 Q2 अगर इक्वल होगा तो मिडिल में होगा। ठीक है, क्या होगा एकदम, ये जो लाइन पास की मिडिल में लाइन होगी। तो यहाँ क्या होगा, अब आंसर क्या है, when the charges are equal the neutral point n lie at the center of the line जो है, मतलब ये जो n है दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, however when the charge are unequal the point n is closer to the smaller charge। मतलब ये बता रहा है अगर q1 q2 का चार्ज इक्वल है, ठीक है, तो ये बीच में मिडिल में रहेगा। पर अगर चार्ज Q1 बड़ा हो जाए Q2 की तरफ तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये फिगर है, इस फिगर में देखिए शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग किधर हो गया, तो यहाँ Q1 की तरफ न लाइन, ये लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी, ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी हमारी तो Q2 की तरफ। तो Q1 अगर ज़्यादा है तो लाइन Q2 की तरफ शिफ्ट होगी, अगर Q2 ज़्यादा है तो लाइन Q1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यही इसका मतलब है फिगर। अगर Q1 Q2 इक्वल है तो जो मिडिल पॉइंट है जहाँ से D का जो वैल्यू होगा हाफ पे होगा। अगर Q1 ज़्यादा है तो Q2 की तरफ शिफ्ट करेगा, Q2 ज़्यादा है तो Q1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। आया समझ में, देखिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है वाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, किसी कंडक्टर के अंदर जीरो जाता है, किसी इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है। मतलब फील्ड भी कह सकते हैं जीरो होता है किसी कंडक्टर के अंदर। तो क्या रीजन होता है, तो रीजन चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है फटाक से। रीजन क्या है, चार्ज ऑन कंडक्टर इन reside on its surface. So if we consider a Gaussian surface in second to find the electrostatic field। सबसे पहले बता दिया कि चार्ज जो है किसी कंडक्टर के सरफेस पे होता है। क्या होता है, चार्ज हमेशा हमारा क्या होता है किसी कंडक्टर के सरफेस पे ही होता है। तो इसका मतलब चार्ज जो हमारा इनसाइड में स्पेस में रहेगा ही नहीं। तो सीधी बात है जब इनसाइड स्पेस में नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, उसका जीरो हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है, रीजन होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, और रही बात फार्मूले से देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट, यही लिखते फार्मूला। फिर जब हमारी Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सीधा सीधा फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये रीजन भी दे सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। तो 2012 में क्वेश्चन देखिए आप लोग पढ़े हैं, बस आपको ध्यान नहीं होगा, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आप कर लेंगे। क्या लिखा है, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स A एंड B। क्या लिखा है आपको दिखाते हैं, चलिए क्या लिखा है, two long parallel conductors A and B separated by a distance D carrying steady current IA, ठीक है, and I। So by using Biot-Savart law, Lorentz force that the magnitude of force on segment L
A conductor A and B and A, मतलब A का B पे या B का A पर क्या फोर्स लगेगा ये बताना है। तो हम लोग ये पढ़ चुके पहले से, लॉरेंट फोर्स लगाना है और साथ में कौन सा लगाना है, तो बायस-सावर्त लॉ लगाना है। तो हम लोग देखिएगा फिगर बनाते देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ रहे कि फिगर यहाँ बनाते हैं। जैसे ये क्या, एक वायर है ना, एक वायर है, जरा देखो लाइट पड़ता है इस पे तब आपको बताता हूँ। तो देखिएगा लाइट नहीं पड़े तो आपको क्लियर दिख रहा है, तो देखिए क्या यहाँ से कि मान के चलो इस वायर का एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगा, जहाँ तक वायर जाए, और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगा, यहाँ ऐसे समझ लीजिए मैंने बनाया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आई ए करंट फ्लो कर दिया और इसमें आई बी करंट, आप लोग समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है, जब हम क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, B1 इसमें, और इसकी वैल्यू होता है कि हम लोग जानते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ किसी वायर में, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आई अपॉन डी डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का जो हम रखते हैं फिगर के हिसाब से डिस्टेंस। पहले देख लीजिए क्या दिया कि 2 वायर्स हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से दिख रहा है क्या हमने लिया कि 2 वायर ले लिया और जिसमें I1 और I मतलब आई बी करंट फ्लो कर रहा है, और हम ये मान लेंगे कि इस पहले वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर पर होगा, दूसरे वाले का पहले पर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो म्यू नॉट 2 पाई आई ए अपान कितना हो जाएगा, तो डी होगा, जितना इसके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे समझिए। उसके बाद क्या है देखिएगा, तो जब इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा F1 वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं B होता है मैग्नेटिक फील्ड, और क्या हो जाएगा हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है कितने B, अगर ऐसे मतलब कि अगर फोर्स निकालना है और साथ में हम लोग इसकी लेंथ L लेते हैं, जब पर यूनिट लेंथ लेंगे इसको हम हटा देते हैं, और साथ में यहाँ पे साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर, तो बी F1 इक्वल कितना हो जाएगा, बी आई बी, और यहाँ पे एल साइन, तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से इन दोनों को हम हटा देते हैं तो बचा डी। अब यहाँ F1 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ से आई ए और यहाँ आई बी अपॉन कितना पर डी। तो देखिए ये होगा आंसर, फोर्स इतना लगा, मतलब फर्स्ट का जो है इतना फोर्स लगाएगा, ठीक है। बी ए पर कितना फोर्स लगाया, तो म्यू नॉट 2 पाई आई अपन आई बी, ठीक है ना। बी कितना है हमारा जो है ये वायर जो है सेकंड वाला फर्स्ट पे इतना फोर्स लगाया, इतना ये क्या करेंगे, अगर हम इसके लेते B1, अगर हम ये आई इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B2 अगर रखें, तो B2 की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन I2 मतलब आई बी हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा डी। तो ये इसकी वजह से इतना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब फोर्स निकालेंगे हम लोग तब क्या होगा, A1 A2 के मतलब फर्स्ट जो है आई ए जो है, अब सेकंड पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स का कितना म्यू नॉट, अगर ऐसे लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे B2 आई ए और एल, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को हम यहाँ पे पर यूनिट लेंथ मान लेते फोर्स को, तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ आई ए अपॉन कितना होगा डी, ये F2 की वैल्यू, ठीक है। क्या होगा, पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं। तो देखिए दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा देखिए दिक्कत है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ उसके नीचे मैं लिख देता हूँ, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो हमारा जो फोर्स होगा वो हो जाएगा B2 और आई ए हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2
बाई आई ए आई बी अपॉन टी है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू होगा F2 इक्वल टू B2 और यहाँ पे आई ए म्यू नॉट 2 पाई आई ए आई बी अपॉन डी, ये हमारा किसका हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे और यही चीज़ हमारा किसका है, तो यही चीज़ हमारा इसमें भी पहले वाली आ गई। तो अगर हम ये कहें F1 जो है इक्वल टू F2, मतलब जितना फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड पे लगाएगा उतना ही सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर उतना ही फोर्स लगाएंगे इक्वल और अपोजिट में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर इस तरीके से हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का, क्वेश्चन हाउ इज गैल्वानोमीटर, दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, हाउ इज गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर एंड एन अमीटर, मतलब गैल्वानोमीटर को हमको किस में बदलना है, वोल्ट मीटर में बदलना है और उसके बाद किस में बदलना है, अमीटर में। उसका डायग्राम बनाना है अरेंजमेंट का। ठीक है, तो एक रजिस्टेंस गैल्वानोमीटर का रजिस्टेंस कितना मान लिया, जी जो है गैल्वानोमीटर का रजिस्टेंस मान लिया। ठीक है, क्या दिया है हमारा, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, गैल्वानोमीटर को कैसे अमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, गैल्वानोमीटर को कैसे अमीटर में चेंज करेंगे और जो है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा कंस्ट्रक्शन किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फिगर अगर बनाते तो हम लोग अगर वोल्ट मीटर का फिगर बनाते तो वोल्ट मीटर में मान लीजिए ये गैल्वानोमीटर का हो गया, तो गैल्वानोमीटर में यहाँ ये गैल्वानोमीटर का रजिस्टेंस है और ये हम लोग एक और रजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो ये रजिस्टेंस तो जो गैल्वानोमीटर का रजिस्टेंस होगा, मान लीजिए गैल्वानोमीटर का हम जो आर जी से लिखा है, तो गैल्वानोमीटर का जो पूरा रजिस्टेंस होगा आर जी प्लस आर, ये रजिस्टेंस हो गया इस केस में। तो वोल्ट मीटर के केस जब इस गैल्वानोमीटर को हम किसमें बदलेंगे, तो अगर हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ सीरीज में रजिस्टेंस, इसमें सीरीज में रजिस्टेंस ऐड करेंगे। जब गैल्वानोमीटर को हम क्या करेंगे, जब गैल्वानोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, गैल्वानोमीटर को अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए गैल्वानोमीटर convert into volt meter, then add with series in galvan 1 meter resistance। ठीक है, मतलब ये कि जब हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर को हम क्या करेंगे, अगर वोल्ट मीटर बदलेंगे तो जो रजिस्टेंस होगा वो क्या करेंगे, वो गैल्वानोमीटर के रजिस्टेंस के साथ हम ऐड कर देंगे, तो गैल्वानोमीटर किसमें चेंज हो जाएगा, वोल्ट मीटर। इसी का उल्टा अगर हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर को किस बदलेंगे, अमीटर। ठीक है, देन तब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस एट पैरेलल सर्किट जो भी होगा उसके हम क्या करेंगे, पैरेलल रखेंगे, बनाएंगे इसका। तो मान लीजिए हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ है, तो यहाँ पे हमने क्या करें, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, तो ये अमीटर और ये है वोल्ट मीटर, समझ रहे, ये वोल्ट, ये अमीटर हो गया, ये गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो हम लोग जब फार्मूला निकालेंगे पूरा टोटल का, तो 1/r इक्वल टू 1/g प्लस 1/, कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं आर, अगर इसको सॉल्व करेंगे
कितना होगा जी प्लस आर एस अपन कितना होगा आर जी आर एस होगा, ठीक है। और इसको फिर बाद में आर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं जी आर एस अपन जी प्लस आर जी पैरेलल, ठीक है। ऐसा नहीं देखिए नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए ये हमारा वैल्यू ये आ गया। हमने इसको सॉल्व किया कितना, इसका मतलब ये हुआ जब गैल्वानोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, वोल्ट, ऐसे याद रखना है। देखिए याद क्या रखना, जब गैल्वानोमीटर को हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं तो रजिस्टेंस हम सीरीज में लगा देंगे। अगर गैल्वानोमीटर को हम लोग किस में चेंज करते हैं अमीटर में, तो रजिस्टेंस को किस में लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे। और क्या याद रखना है, जो जब हम गैल्वानोमीटर को क्या करेंगे किसमें, तो वोल्ट मीटर में चेंज करें, रजिस्टेंस बहुत हाई लगाएंगे। और जब गैल्वानोमीटर को अमीटर में चेंज करेंगे रजिस्टेंस बहुत लो लगाएंगे, बहुत ही कम रजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। इतना याद रखना। तो ये हमारा सोल्यूशन, ओके चलिए ठीक है।